देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ होती हैं ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आज बात करेंगे अमेरिका में ट्रंप 2.0 की। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर ताजपोशी होने जा रही है। उससे पहले ट्रंप अपनी सुपर टीम बनाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में ट्रंप ने अमेरिका के अगले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में माइक वॉल्ट्ज को चुन लिया है। और माइक वॉल्ट्ज न सिर्फ ट्रंप की करीबी माने जाते हैं बल्कि भारत के पक्षधर भी माने जाते हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी संसद में दिए भाषण का प्रस्ताव उन्होंने ही रखा था। सिर्फ वॉल्ट्ज ही नहीं बल्कि ट्रंप 2.0 की सुपर टीम में एक ऐसे कई चेहरे हैं जो भारत से दोस्ती बढ़ाने और चीन पाकिस्तान से परहेज करने के लिए जाने जाते हैं। ट्रंप ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की बागडोर संभालने की तैयारी शुरू कर दी है। वो अपनी नई टीम चुनने में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री जैसे 3 अहम पदों के लिए अपनी पसंद पर मुहर लगा दी है। ट्रंप की सुपर टीम में वो 3 नए चेहरे कौन से हैं वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि ट्रंप के इस फैसले से दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई है। ट्रंप और चीन के रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। ईरान से भी उनकी तल्खी जाहिर है और ट्रंप 2.0 में इसकी झलक भी देखने को मिल रही है। चीन के खिलाफ अपनी रणनीति को और मजबूत करने के लिए रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइक वॉल्ट्ज को ट्रंप ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी अमेरिका का अगला एनएसए नियुक्त किया है। माइक वॉल्ट्ज फ्लोरिडा से अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य हैं। वो अमेरिकी सेना के विशेष बल ग्रीन बेरेट के सदस्य भी रह चुके हैं और मध्य पूर्व के अलावा अफगानिस्तान में कर्नल के तौर पर काम कर चुके हैं। तालिबान और दूसरे आतंकी संगठनों से लड़ चुके वॉल्ट्ज का रुख चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बेहद सख्त रहा है। हालांकि माइक वॉल्ट्ज अमेरिका भारत संबंधों के समर्थक हैं और भारत अमेरिका संबंध को मजबूत करने के लिए बनाए गए कॉक्स के सह अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान कैपिटल हिल में उनके ऐतिहासिक संबोधन का जिम्मा भी उन्हीं के पास था। वॉल्ट्ज कई मौकों पर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ाने की बात कर चुके हैं। पीएम मोदी ने 2023 अमेरिकी दौरे के दौरान वॉल्ट्ज से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कैसे भारत अमेरिकी संबंधों की अहमियत बताई थी वो भी आपको सुनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को चुना है कि जिसका पिछला जो रिकॉर्ड है वो मिलिट्री का है, उनको काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस है। स्ट्रैटेजिक अफेयर्स में इंडो पैसिफिक के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और उनके विचार काफ़ी स्पष्ट हैं इसके बारे में। तो अमेरिका के आजकल जो पॉलिसी पहले से भी रही है, पुराने एडमिनिस्ट्रेशन में भी वैसे वही रही थी और ख़ास जब प्रेसिडेंट ट्रंप राष्ट्रपति पहले थे 4 साल पहले, तो उन्होंने चीन के बारे में जो एक प्रकार का अपना पोस्चर लिया था वो मेरे ख्याल से लगता है अभी दोबारा ऐसे होगा। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली बार सत्ता संभाली थी, उस समय सेनेटर के तौर पर वॉल्ट ने चीन पर भारी टैरिफ लगाने के ट्रंप की बयानबाजियों का समर्थन किया था। वॉल्ट और चीन के रिश्तों को ऐसे समझा जा सकता है कि उन्होंने ताइवान को लेकर भी चीन के रुख पर विरोध जताया था। माना जा रहा है कि उनके एनएसए बनने से चीन की कारोबार से लेकर डिफेंस तक हर मोर्चे पर टेंशन बढ़ने वाली है। This is where Nehru famously raised the tricolor and on Indian Independence Day on August 15th, and to stand there in front of the Red Fort to see Modi give his address to his nation was an amazing honor. And I thought it was also incredible to hear him lay out a vision for India to be a fully developed nation by 2047. The 100th year anniversary, and his plan to achieve that. I thought it was a very strong speech, and it was an honor to be there. अब बात डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अगले सदस्य की। ट्रंप ने लैटिन अमेरिकन मार्को रूबियो को देश के अगले विदेश मंत्री के तौर पर चुना है। वो पहले रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में भी थे, लेकिन बाद में ट्रंप ने इस पद के लिए जेडी वेंस का चुनाव किया। लेकिन विदेश मंत्रालय जैसा पद देकर ट्रंप ने रूबियो पर भरोसा जताया है।
रूबियो को भी अपने एंटी चाइना रुख के लिए जाना जाता है। एक समय पर रूबियो ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि इंडिया पैसिफिक में अशांति फैलाने में चीन की बड़ी भूमिका है। चीन को लेकर उनके कड़े रुख को ऐसे भी समझा जा सकता है कि उन्होंने उन नीतियों का समर्थन किया है जो चीन पर आर्थिक दबाव बढ़ाती है। वो सीनेट में कई बार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर मानवाधिकारों के हनन और दक्षिण चीन सागर में उनके आक्रामक रुख की आलोचना कर चुके हैं। लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह चाहते हैं कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान चीन को अपनी औकात दिखाने के लिए और चीन को बैकफुट पर फेंकने के लिए कार्रवाई करें। अमेरिका के नए विदेश मंत्री के तौर पर मार्को रूबियो भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के मुखर समर्थक रहे हैं। उन्होंने भारत को हिंद प्रशांत इलाके में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में माना जाता है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अमेरिकी भारत सहयोग को और गहरा करने की कोशिशों की वकालत की है, विशेष रूप से रक्षा और व्यापार के क्षेत्रों में। मार्को रूबियो का मानना है कि एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलन करने में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने अक्सर भारत अमेरिका संबंधों की रणनीतिक अहमियत पर बात की है और ऐसी नीतियों की वकालत की है जो न केवल साझा आर्थिक हितों को बढ़ावा देती है बल्कि दोनों देशों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को भी मजबूत करती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मार्को रूबियो को अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री के तौर पर चुना है। मार्को रूबियो जो हैं वो लैटिन अमेरिका से हैं और जानकारों के अनुसार उन्होंने हमेशा यह कहा है कि चीन जो है बहुत कोशिश करती है प्रशांत महासागर के जो आसपास के देश हैं जिन्हें कि हम पैसिफिक रिम कंट्रीज कहते हैं, वहां पर अशांति फैला रहा है। चीन उनको अपने कब्जे में लेना चाहता है। चीन प्रशांत महासागर के पैसिफिक रिम के जो कंट्रीज हैं, चाहे वो दक्षिण प्रशांत महासागर हो, पूर्वी प्रशांत महासागर हो, वहां के देशों को चीन अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए शायद ट्रंप भी ये चाहते हैं कि चीन की पहुंच और पकड़ को प्रशांत महासागर से कैसे दूर रखा जाए। इसलिए उन्होंने मार्को रूबियो को अपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हिसाब से चुना है। ट्रंप 2.0 में अगला बड़ा नाम बिजनेसमैन और निवेशक स्कॉट बेसेंट का है, जिन्हें ट्रंप अमेरिका के वित्त मंत्री के तौर पर चुनने जा रहे हैं। उन्हें ट्रंप का बेहद करीबी माना जाता है। ट्रंप प्रचार अभियान के दौरान कह चुके हैं कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के हितों को सबसे पहले रखेंगे और घरेलू प्रोडक्शन पर जोर देंगे। ऐसे में अमेरिका में चीन के व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, जबकि भारत को लेकर बेसेंट का रुख अभी तक तुलनात्मक रूप से सामान्य ही नजर आया है। वो भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर देखते हैं और भारत अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ाने पर जोर दे सकते हैं। मतलब ये कि ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है। चीनी उत्पादों पर टैक्स बढ़ा तो टेक्सटाइल से लेकर टाइल्स तक का निर्यात बढ़ाने के मौके मिलेंगे। भारत में मेटल एक्सपोर्ट के लिए अमेरिकी मार्केट खुलने की उम्मीद बढ़ेगी। साथ ही भारत के केमिकल और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स के लिए भी मौके बढ़ सकते हैं। स्कॉट बेसेंट को अमेरिका में एक इन्वेस्टर और एक कामयाब बिजनेसमैन के हिसाब से देखा जाता है। उनका ये अनुभव है कि भारत के साथ व्यापार करना अमेरिका के लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा। खास तौर से भारत की जो 140 करोड़ बेस की जो कंज्यूमर बेस है, वह उसका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप की टीम में जिन पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आने वाली है वो है टॉम होमैन, जिन्हें ट्रंप ने बॉर्डर सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। टॉम होमैन अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम एजेंसी के पूर्व कार्यकारी प्रमुख हैं। ट्रंप ने उन्हें नियुक्त करते हुए लिखा कि वे उन्हें लंबे समय से जानते हैं और बॉर्डर पर घुसपैठ को रोकने के लिए उनसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता है। वो पिछली बार भी ट्रंप जीरो टॉलरेशन वाली इमिग्रेशन पॉलिसी का चेहरा थे। कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन अब चीन को लेकर अपनी नीति को और कड़ा करने जा रहा है। चीन के खिलाफ पहले से ही अमेरिका ने कड़े कदम उठाए हैं और नई टीम के साथ इस मोर्चे पर और भी अधिक दबाव बनाने की संभावना है। जबकि भारत के साथ ट्रंप 2.0 के रिश्ते न सिर्फ बेहतर रहने की उम्मीद है, बल्कि पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती एक बार फिर नए अहम साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन उनके फैसलों से दुनिया भर में बदलाव की दस्तक साफ सुनाई दे जा रही है। अपने चुनावी कैंपेन से लेकर चुनावी जीतने के बाद पहले संबोधन तक ट्रंप युद्ध रोकने के दावे करते रहे हैं, लेकिन इन तमाम दावों के दरमियान ना तो इजराइल शांत है, ना ही हिजबुल्लाह। दोनों एक दूसरे पर लगातार रॉकेट बरसा रहे हैं। इस बीच इजराइल के नए रक्षा मंत्री ने ईरान को परमाणु ठिकानों पर हमले की खुली चुनौती दे दी है।
उम्मीद थी कि ट्रंप की वापसी से मिडिल ईस्ट में शांति लौटेगी। हालांकि फिलहाल हालात जुदा है। अमेरिका की सत्ता के शिखर पर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी की तैयारी जोर शोर से हो रही है, लेकिन सबकी निगाहें मिडिल ईस्ट की तरफ है, जो जंग की आग में झुलस रहा है। दुनिया उम्मीद लगा रही है कि ट्रंप की वापसी से क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध रुकेगा। ट्रंप भी चुनाव के दौरान अपने संबोधन में कई बार इस ओर इशारा करते रहे हैं, दावा करते रहे हैं और वादा भी करते रहे, लेकिन मौजूदा हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की तमाम चर्चाओं के दरमियान इजराइल और ईरान के बीच एक बार फिर चिंगारी भड़कने लगी है। हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान एक बार फिर जंग तेज होने लगी है। हिजबुल्लाह ने सोमवार को एक के बाद एक इजराइल पर 165 से ज्यादा रॉकेट दागे और ये साफ कर दिया कि ट्रंप के आने के बावजूद जंग अभी बाकी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी शहर बियना में 165 रॉकेट दागे। इस हमले में गैलीली शहर को भी निशाना बनाया गया। यहाँ 55 रॉकेट दागे गए। हिजबुल्लाह ने हाइफा शहर पर 90 रॉकेट दागे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक हिजबुल्लाह ने पहली बार में हाइफा पर 80 रॉकेट दागे थे। इसमें से ज्यादातर को हवा में ही मार गिराया गया था। हाइफा पर हमले के कुछ घंटों के बाद आईडीएफ ने जवाबी हमला किया और हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स कुछ ही घंटों में बर्बाद कर दिया। माना जा रहा है कि इजराइल पर हिजबुल्लाह का ये हमला उसके कमांडर सलीम जमील अय्याश की हत्या का बदला था। इजरायली सेना ने एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर सलीम जमील अय्याश को एक हवाई हमले में मार गिराया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक सलीम सीरिया में हिजबुल्लाह के गढ़ अल कौसैर में छिपा हुआ था। सलीम हिजबुल्लाह की यूनिट 151 का मेंबर था और अमेरिका ने उस पर $10 मिलियन यानी 84 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा था। वो लेबनान के प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या के लिए भी जिम्मेदार माना जाता था। एक तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान आग भड़की तो उसका असर इजराइल और ईरान के बीच जारी तलखी पर भी पड़ा। इजराइल ने अब ईरान को खुली धमकी दी है। इजराइल के नए रक्षा मंत्री ने सेना के जनरल स्टाफ के साथ पहली ही बैठक में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की सीधी चेतावनी दी। रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का खतरा पहले से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हम इजराइल के अस्तित्व को जो खतरा है उसे नाकाम और खत्म करने के बेहद करीब है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि ये सही समय है। अब ईरान पर हमला हुआ तो उसे कोई बचा नहीं सकता है। ईरान को ये धमकी उस दिन दी गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर चुना है। सुनिए, कुछ दिन पहले फॉक्स न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि सैन्य धमकी और ताकत का इस्तेमाल ही ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक सकता है। I think at this point, the only thing that is going to stop the Supreme Leader from his nuclear obsession is a very credible use and threat of military force. Look, nobody wants war, nobody wants a conflict, but this is about deterrence. And at this point, with Iran believing they are this close, remember they have to have the fissile material, but also the ballistic missiles and the ability to weaponize it. I think this is the only thing that will stop them. And what does that mean? That means a very clear statement from the commander-in-chief. We did not get that. माइक वॉल्ट्ज ने ये भी कहा कि अगर इजराइल ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए कार्रवाई करता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। वॉल्ट्ज का ये बयान बेहद अहम है क्योंकि वो अब अमेरिका के लिए बड़े रणनीतिक फैसले लेने वाले पद पर बैठने वाले हैं। Importantly,
selling the Israelis, giving the Israelis the technical, sophisticated military equipment that they've been asking for and haven't been getting from this administration. Will not allow Iran to have a bomb. What does that mean? What are we prepared to do to stop it? The Israelis are very clear, and we, one, need to be clear alongside them, but two, need to be clear to the region that we will support Israel if they have to take action. अपने पिछले राष्ट्रीय कार्यकाल के दौरान अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान के खिलाफ सख्त रुख रहा था। हालांकि ट्रंप कह चुके हैं कि उनका लक्ष्य नया युद्ध शुरू करने की जगह युद्ध को खत्म करना है, लेकिन इसके लिए वो क्या तरीका अपनाएंगे ये अभी कहना मुश्किल है। सूचना हुई कि ट्रंप ही अगले राष्ट्रपति होंगे, तुरंत ज़ेलेंस्की ने रूस के ऊपर हथियारों से, यूएवी से और भयंकर हमले शुरू कर दिए और इसी तरह से अब रूस ने भी यूक्रेन के ऊपर और ज्यादा भयंकर हमले शुरू करने चालू कर दिए हैं। इजराइल ने तो पिछले 3 दिन से लगातार ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में, कभी किसी दिन 50, किसी दिन 60, किसी दिन 100 हवाई हमले हिजबुल्लाह के ऊपर शुरू कर दिए हैं। शायद ऐसा करके नेतन्याहू या ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप को और उनके आने वाले एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाना चाहते हैं कि वह अमेरिका के नए एडमिनिस्ट्रेशन की परवाह नहीं करते और युद्ध जारी रहेंगे जब तक कि या तो रूस नहीं हार जाता या जब तक कि हमास, हिजबुल्लाह और ईरान नहीं हार जाते। पिछले साल अक्टूबर से इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध शुरू हुआ वो 1 साल के अंदर इजराइल और लेबनान से लेकर इजराइल और ईरान के बीच तक जा पहुंचा है। ट्रंप की जीत के बाद अब सबकी निगाह इस बात पर लगी है कि क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।